इसके पहले वर्णमाला को कवर किए हुए थे। इस टॉपिक में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को डिटेल में कवर करेंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान अथवा जीवों के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, बिल्ली, कलम आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, किसी पार्टिकुलर प्लेस की बात करते हैं, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर एक एक को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, दिल्ली, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तियों के नाम जितने भी हैं, सबका अलग अलग नाम होता है। अगर हम कहें कि वह व्यक्ति, तो व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर किसी का हम नाम ले लिए, जैसे महात्मा गांधी, तो वहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दिशाओं के नाम अगर कह दिए, ये दिशा, दिशा अगर कह दिए तो दिशा जातिवाचक संज्ञा हो गई। जबकि उत्तर कह दिए, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण कह दिए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। देशों के नाम अगर हम जापान, भारत, पाकिस्तान, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, जापानी, पाकिस्तानी, कोई भी राष्ट्रीय जाति है, उनका जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समुद्र के नाम अगर सिर्फ समुद्र कह रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा है, और किसी समुद्र का नाम ले रहे हैं जैसे हिंद महासागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नदियों के नाम अगर सिर्फ नदी कह रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। नदी का कोई नाम ले रहे हैं जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पर्वत अगर सिर्फ पर्वत कह रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा है, और किसी पर्वत का नाम ले रहे हैं, हिमालय, अलकनंदा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नगर के नाम अगर सिर्फ नगर कह रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। किसी नगर का नाम ले रहे हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चौराहे का नाम चांदनी चौक, भगवा चुंगी, अगर चौराहा सिर्फ कह रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। चौराहे का नाम ले लिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। किसी सड़क का नाम सिर्फ सड़क कह दिए तो जातिवाचक संज्ञा, और सड़क का नाम ले लिए कुछ तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐतिहासिक घटनाओं का नाम जैसे प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सिर्फ उत्सव कह रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा है। किसी उत्सव का नाम ले रहे हैं जैसे दीपावली, होली, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की सभी व्यक्ति या सभी वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़के हैं तो लड़के सब एक ही प्रकार के हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर किसी एक लड़के का नाम ले लिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे मनुष्य हो गया तो मनुष्य सब एक ही प्रकार के हैं, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर किसी एक मनुष्य का नाम ले लिए तो व्यक्तिवाचक। घर हो गया, घर में सब, पहाड़ हो गया, पहाड़ सब एक जैसे हैं, लेकिन किसी एक पहाड़ का नाम ले लिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे ही नदी है। जितने भी संबंधियों के नाम होते हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे भाई, भाई कोई भी भाई हो सकते हैं। बहन, बहन में खुद की भी बहन हो सकती है, कोई कज़न भी हो सकती है। मौसी, मौसी खुद की भी मौसी हो सकती हैं, चचेरी मौसी भी हो सकती हैं। तो अगर यहाँ पर संबंध की बात करें तो जितने भी संबंध के नाम होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। व्यवसाय के नाम, हलवाई हो गया। अब कोई एक हलवाई की तो बात हो नहीं रही है, हलवाई की बात हो रही है, तो जो व्यवसाय के नाम है वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं, क्योंकि उससे पूरे समूह, मतलब क्या है यहाँ पे कि
एक तरह के सभी प्रकार की चीज़ों या सभी प्रकार की वस्तुओं का बोध हो जाता है। सभी, अगर हलवाई की बात कर रहे हैं तो सभी हलवाई उसी में आ जाते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। पदों के नाम, प्रोफेसर, किसी एक प्रोफेसर की बात तो हो नहीं रही है, सभी प्रोफेसर इसमें आ जाएंगे। अध्यापक, पशु पक्षी के नाम, जैसे घोड़ा है तो कोई एक घोड़े की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक, अगर सिर्फ घोड़ा कह रहे हैं तो उसमें बहुत सारे घोड़े आ जाते हैं तो वो जातिवाचक। गाय, तोता, वस्तु के नाम, मकान, कुर्सी, टेबल आदि। प्राणी, वस्तु या स्थान आदि की पहचान के लिए नाम दिया जाता है या दो रूप में होता है। सामान्य नाम, जो सामान्य नाम होता है उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सामान्य नाम जो उस वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों पर लागू हो, जैसे लड़का, लड़की, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। जो सामान्य नाम होता है वो जातिवाचक है और जो विशेष नाम होता है वो व्यक्तिवाचक। जैसे कोई लड़की है वो सामान्य नाम है तो जातिवाचक। अगर किसी लड़की का नाम हम सीता बुला रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ, गुणधर्म, दशा, भाव या स्थिति आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिससे क्या है, किसी चीज जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे प्रेम है, प्रेम को ना तो हम छू सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं, हम प्रेम को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। घृणा, दया, करुणा, संतोष, सुंदरता, मित्रता, शैतानी, मूर्खता, मिठास, बचपन, डकैती, ये सब भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, मातृत्व, भाईचारा, इंसानियत, बड़प्पन, नीलापन, खोज, थकावट, हंसी, दूरी, सेवा, अध्यापन, वकालत, बचपना, अच्छाई, चतुराई, मधुरता, पढ़ाई, जीत, लिखावट, समीप, वाहवाही, ये सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारी भावों से होता है। इनका कोई रूप या आकार नहीं होता है, ये अनुभव किए जाने वाले शब्द होते हैं क्योंकि इसे छू नहीं सकते। भाववाचक संज्ञाओं का अनुभव हमारी इंद्रियों के द्वारा होता है। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह या झुंड आदि का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा है, कक्षा वहाँ छात्रों का समूह है। सभा हो गया, व्यक्तियों का समूह हो गया। गोष्ठी भी व्यक्तियों का समूह होता है। सम्मेलन, वहाँ पर व्यक्ति का समूह होता है। परिवार, लोगों का समूह होता है, परिवार के जो सदस्य होते हैं उनका समूह होता है। दल, समिति, गिरोह, सेना, सैनिकों का समूह। भीड़, गुच्छा, गुच्छा जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर के समूह जो होते हैं उसको गुच्छा बोलते हैं। मंडल, मेला, कुंज, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से द्रव्य पदार्थ या धातु आदि के नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, इसको नापा तोला जा सकता है। तेल, घी, ऊन, चावल, चीनी, दाल, लकड़ी, इन सबको नापा तोला मापा जा सकता है। ये सब जो होते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम, जिसको प्रोनाउन कहते हैं इंग्लिश में। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। एक ही संज्ञा को बार बार एक ही वाक्य में उसे रूप में दोहराए जाने से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम संज्ञाओं की जो पुनरावृत्ति होती है उसे रोककर वाक्य को सौंदर्य युक्त बनाता है। जैसे अगर हम बोले सुरेश आया, सुरेश आम लाया, सुरेश ने आम माँ को दी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संज्ञा की बार बार प्रयोग हो रहा है, संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही है और इसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और वो सुनने में भी
ज़्यादा अच्छा लगता है और सौंदर्य युक्त हो जाता है। जैसे सुरेश आया वह आम लाया, उसने आम माँ को दिए। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों, संज्ञाओं के लिए या उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या 11 है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। लेकिन जो सर्वनाम का भेद है वो 6 है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई सर्वनाम प्रयोग किया जा रहा है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे सोहन, सोहन क्या है? व्यक्ति है और उसके स्थान पर क्या प्रयोग किया गया? तुम कल जल्दी आना। सोहन तुम कल जल्दी आना। व्यक्ति के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयोग किया गया इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम कहने वाले, वक्ता या लिखने वाले लेखक के स्थान पर प्रयोग होता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, मेरे, मुझको, मैंने। हम आज घूमने नहीं जाएंगे। ये उत्तम। हम का मतलब क्या है? यहाँ पर वक्ता है जो कह रहा है। मैं, वक्ता यहाँ पर। मेरा, मेरे, ये सब जब वक्ता और लेखक के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जो सुनने वाला होता है या फिर जो पढ़ने वाला होता है, उनके स्थान पर जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तू, तुम, आपको, तुमने, तुमको। आज कल ठीक नहीं लग रहे हो। आप आजकल ठीक नहीं लग रहे हो। तुम कहाँ गई थी? तू बोलती है तो ठीक ही होगा। मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है और आपको ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता तथा श्रोता को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का जो विरोध कराने वाले सर्वनाम होते हैं उनको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तीसरे व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, इन दोनों की बात नहीं हो रही है। ना तो वक्ता की बात हो रही है, ना ही श्रोता की बात हो रही, किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह थोड़ी देर में आएगा। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है। निश्चयवाचक सर्वनाम या इसी को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के पास या दूर होने का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वो। पुस्तक क्या है? कोई वस्तु है और सर्वनाम क्या है? यह है। यह से यह बोध हो रहा है कि कोई पुस्तक पास में है। जब कोई वस्तु पास में है और इसका बोध कौन करा रहा है? कोई सर्वनाम करा रहा है। पास या दूर होने का जो बोध कराता है किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह मेरा स्कूटर है या नेहा के खिलौने हैं, ये गाड़ी बहुत तेज चलती है, वह मोटरसाइकिल तुम्हारी है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कंफर्म ना हो क्या चीज़ें हैं, कोई, कुछ। जैसे दूध में कुछ पड़ गया है, ये निश्चय नहीं है कि क्या पड़ा हुआ है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ, कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है या कोई आया है, ये निश्चित नहीं है कौन आया है, तो कोई यहाँ पर क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया।
संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे जो सो, जितना उतना, जिसकी उसकी, जैसे वैसे, जहाँ वहाँ। यहाँ पर दो शब्द को जोड़ने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करोगे वैसे ही भरोगे, जितना काम करोगे उतना पगार मिलेगा। पगार का संबंध काम से है। जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वो फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर पास और फेल नतीजे का जो संबंध है वो किससे है? मेहनत से है। जो आएगा सो जाएगा, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर चाहत है कुछ पाने की तो वहाँ पर रास्ते अपने आप निकल आते हैं, लेकिन रास्ते का संबंध किससे है? चाहने से है। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वाक्य में जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, कौन क्या है? जो कौन का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है और क्या का निर्जीव के लिए किया जाता है। राजेश क्या लाया है का मतलब है राजेश कुछ वस्तु लेके आया है, तो क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कौन खड़ा है? कोई व्यक्ति खड़ा है, सजीव की बात हो रही है, तो कौन यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वतः, स्वयं, खुद। मोहन अपने आप चला जाएगा, यहाँ पर अपनेपन का बोध हो रहा है। स्वतः या अपने आप, अपने आप, मैं खुद लिख लूँगा, खुद यहाँ पर अपनेपन का बोध करा रहा है। मैं स्वयं आ जाऊँगा, अपनी मदद स्वयं, स्वयं यहाँ पर अपने आप का बोध करा रहा है। श्वेता आप ही चली जाएगी, आप ही चली जाएगा मतलब है कि अपने आप ही चली जाएगी, तो अपने आप का यहाँ पर अपनेपन का बोध हो रहा है। जैसे आप भला तो जग भला। अब नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, अर्थात सर्वनाम विशेष्य के नाम से जाना जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा है, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेष न सिर्फ विशेषता बताता है बल्कि वह अपने विशेष्य की संख्या और परिमाण भी बताता है। 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या है? संख्यावाचक विशेषण है 4। मकान बड़ा है, मकान क्या हो गया यहाँ पर? बड़ा है, कैसा है? विशेषता बताई जा रही है। उसने सफेद कमीज पहनी है, कमीज की विशेषता क्या है? सफेद। अब देखेंगे विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम का गुणदोष, रंग, आकार, स्थान, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पपीता मीठा है, पपीता कैसा है? मीठा। मीठा क्या है? गुणवाचक, किसकी विशेषता बताई जा रही है। क्वालिटेटिव, आसमान का रंग नीला है, तो रंग यहाँ नीला क्या हो गया यहाँ पे? गुणवाचक विशेषण। कोई लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी है लेकिन कैसी? लंबी, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण। रमा की साड़ी गुलाबी है, गुलाबी यहाँ पे रंगवाचक विशेषण। वह अच्छा लड़का है, लड़का कैसा है? अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छा गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उस बस्ती में कुछ मजदूर रहते हैं, उसने 12 मित्रों को दावत दी। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिस विशेषण में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित
संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 3 पेंसिल है, कितनी? 3, तो 3 निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। मोहन ने कक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान? तृतीय, तो यहाँ पर कंफर्म है, निश्चित, तृतीय स्थान, निश्चित वाचक विशेषण हो गया। उसके आने में अभी 15 मिनट है, कितने मिनट? 15, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ जो विशेष होता है, विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे मैंने कुछ पेंसिल खरीदी लेकिन कितनी, ये निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित वाचक हो गया विशेषण। कुछ केले ले आओ, तो कुछ यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। विद्यालय में कई लड़कियां प्रतियोगिता जीती, तो कई यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की मात्रा नाप तौल का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मुझे थोड़ा दूध दीजिए, तो दूध को मापा जा सकता है। वह 15 किलो गेहूं लाया, तो 15 किलो गेहूं, इसको भी मापा जा सकता है, गेहूं को। यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण विशेष की निश्चित मात्रा का बोध कराए उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसके पास खेती है, उसके पास 2 बीघा खेती है, तो 2 बीघा निश्चित हो गया। 2 लीटर दूध लाओ, दूध ले आओ, द्रव्यवाचक संज्ञा है और कितना लीटर की बात हो रही है? 2 लीटर, निश्चित परिमाणवाचक हो गया। यहाँ पर गिना नहीं जा सकता है, परिमाण में सिर्फ नापा और तोला जा सकता है, इसी वजह से इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। रमेश ने 5 किलो चीनी लाई। क्या चीनी को गिन सकते हैं? अगर गिन सकते तो ये संख्यावाचक विशेषण होता। जिस चीज को गिना नहीं जा सकता वो परिमाणवाचक विशेषण होता है, क्योंकि इसको नापा और तोला जा सकता है। 1 मीटर कपड़ा लाओ। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जिसको हम निश्चित ना कर पाए, जिसकी जो मात्रा है वो निश्चित ना हो। चाय के लिए चीनी, थोड़ी चीनी बचा लेना। चीनी बचाना, लेकिन कितनी? चीनी क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। और कितनी बचाना? थोड़ी। ये कंफर्म नहीं है कि कितना बचाना है, थोड़ी अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। पथिक को थोड़ा पानी पिला दीजिए। पानी पिलाइए, लेकिन थोड़ा, थोड़ा क्या हो गया? कंफर्म नहीं है यहाँ पर कितना, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इस साल कम उपज हुई, लेकिन कितनी? कम। ये कंफर्म नहीं है कितनी हुई है, कम हुई है, इसका मतलब है कि अनिश्चित हो। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण में जो सर्वनाम संज्ञा के पूर्व आकर उसकी ओर संकेत करे तो उसे सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। वह नौकर नहीं आएगा या वह नौकर नहीं आया। यहाँ पर संज्ञा भी होती है, लेकिन संज्ञा के पहले सर्वनाम आकर उसकी ओर संकेत करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे बालक क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, और बालक के लिए वह प्रयोग हुआ। वह बालक चला गया। यहाँ पर बताया जा रहा है, उस बालक की विशेषता बताई जा रही है। इसका मतलब है, देखिए, बालक संज्ञा हो गया, संज्ञा के पहले सर्वनाम आया और सर्वनाम आकर उसी बालक के बारे में बता रहा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। ऐसा आदमी नहीं देखा। आदमी क्या हो गया? ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। और ऐसा क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के पहले सर्वनाम आकर उसकी विशेषता बताए, वही क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद है प्राविशेषण। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसी को प्राविशेषण कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में एडवर्ब भी कहते हैं। छतरी बड़े साहसी होते हैं। साहसी क्या है? विशेषण, लेकिन बड़े क्या है? प्राविशेषण। जब विशेषण की भी जो विशेषता बताए वही क्या है? प्राविशेषण
या उसी को एडवर्ब कहते हैं। राजेश बहुत तेज दौड़ता है। राजेश दौड़ता है, तेज। तेज क्या हो गया यहाँ पर? विशेषण। लेकिन कैसे? बहुत तेज। बहुत यहाँ पर क्या हो गया? प्रविशेषण। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। लाल क्या हो गया? विशेषण। और सिंदूरी क्या हो गया? प्रविशेषण। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था सबसे पहले देखेंगे। जिस विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता सामान्य ढंग से व्यक्त की जाए तथा किसी अन्य से तुलना न की जाए, उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं लेकिन उसका किसी से कंपैरिजन करके तारीफ नहीं कर रहे हैं, उसकी तारीफ किसी से तुलना करके नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है? मूलावस्था विशेषण है। मनोहर समझदार लड़का है। हम सिर्फ मनोहर की तारीफ एक सामान्य तरीके से कर रहे हैं, किसी से तुलना करके नहीं कर रहे हैं, तो यही क्या है? मूलावस्था विशेषण है। उत्तरावस्था विशेषण। जिस विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता किसी अन्य व्यक्ति या अन्य वस्तु से तुलना करके गुण या दोष अधिक या कम बताया जाए, उसे उत्तरावस्था विशेषता कहते हैं। जैसे मनोहर सुरेश से अधिक समझदार लड़का है। हम यहाँ पर मनोहर की तुलना सुरेश से करके और हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करके उसकी विशेषता बताई जाए तो वहाँ पर उत्तरावस्था होता है। और उत्तमावस्था, जिस विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता अन्य व्यक्ति या वस्तु की तुलना में सर्वाधिक बताई जाए, उसे उत्तमावस्था कहते हैं। कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अब यहाँ पर नरेंद्र की हम विशेषता तो बता रहे हैं, लेकिन पूरे कॉलेज से हम कंपैरिजन करके, पूरे कॉलेज वालों से हम क्या उसकी तुलना करके उसको सर्वश्रेष्ठ दिखा रहे हैं, तो वो उत्तमावस्था है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।